Good morning, students. Today we will discuss about coefficient of friction. जो कल हमने फ्रिक्शन के पार्ट को छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो बेटे किसके इक्वल होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, हमने कल पढ़ा था फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन के। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे म्यू। दिस म्यू इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे बेटे। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। और ये हमारा फ्रिक्शन है, ये कौन सा है, लिमिटिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम। म्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। It is the ratio of limiting friction to the normal reaction. This is known as coefficient of friction. इसी को हम क्या कहेंगे, coefficient of friction कहेंगे। क्लियर है? ओके बेटे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा मटेरियल है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, उसमें रफनेस कितनी है, एक्सेट्रा, इन फैक्टर्स के ये ऊपर डिपेंड रहेगा। इसको नोट करो पहले। तो स्टूडेंट्स बेटे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो ये हमारे पास बेटे ध्यान से समझना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारे पास एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक किसी टेबल के ऊपर रखा है, तो ये नेटवर्क डाउनवर्ड फोर्स कितना है, mg है, और ये अपवर्ड फोर्स कितना है, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है बेटे, हम इसको मूव करवाना चाहते हैं। वी वांट टू मूव इट टुवर्ड्स दिस साइड। हम इसको इधर फोर्स लगा रहे हैं। दिस इज अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इस ब्लॉक का इंटेंशन किधर है, द इंटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक इज टू गो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इसका इंटेंशन है राइट हैंड में जाने का। देन फ्रिक्शन विल बी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ये किसकी डायरेक्शन बनेगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनेगी बेटे। हमने अभी डिस्कस किया था फ्रिक्शन किधर बनेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, देखना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच में, ध्यान से बेटा, angle between the resultant of normal and friction to the normal. Resultant of normal and friction, normal, ये फ्रिक्शन, ये इनका रिजल्टेंट, नॉर्मल वेक्टर, फ्रिक्शन, ये भी एक फोर्स है। फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है बेटे। तो दिस इज द रिजल्टेंट, किस किस का रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। रिजल्टेंट और नॉर्मल का, फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ एंगल बनाए, नॉर्मल के साथ एंगल बनाए।
किसके साथ एंगल बनाए भाई? रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं बेटे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। बेटे ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन यही क्यों लिया हमने? तो देखो, ये एंगल क्यों नहीं लिया, ये एंगल क्यों नहीं लिया? तो बेटे इसको हमने इसलिए लिया, तो यहां पर देखना एक बार, ये नॉर्मल है, ये आर है रिजल्टेंट, ये फ्रिक्शन है। ये बेटे अगर फ्रिक्शन बढ़ा, अगर फ्रिक्शन बढ़ा, हम क्या निकाल रहे हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन बढ़ा है तो एंगल बढ़ना चाहिए, तो हमारा रिजल्टेंट जो है ये आएगा या नहीं आएगा? ये रिजल्टेंट हट के ये रिजल्टेंट बनेगा। हमारा थीटा क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है बेटे, थीटा इंक्रीज हुआ, तो फ्रिक्शन बढ़ने से एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट हियर। यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या हो जाता बेटे? डिक्रीज हो जाता। क्लियर हुआ? अब इसी में देखो, अगर हमने फ्रिक्शन को कम कर दिया, फ्रिक्शन इतना कर दिया, ये यहाँ पर ये रिजल्टेंट बन जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट हो गया, ये इतना, तो ये थीटा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ ना बेटे, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस एंगल हियर। इसी कारण से हमने इस थीटा को यहाँ पर लिया है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटे? दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ में आया एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? अब इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटे। देखो थीटा, ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन, ये क्या है? रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा के सामने क्या है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, बेस क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, देखो अभी हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किया था, वो किसके इक्वल आया था? F बाई आर, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल आया था। यहाँ पर हम नॉर्मल रिएक्शन को R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, F बाई नॉर्मल रिएक्शन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू के इक्वल। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। म्यू किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट थीटा। तो कोफिशिएंट, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल आएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा बेटे टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल आएगा? टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ये इक्वल आएगा। क्लियर है? और ये सब किस में है बेटे? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन में है। हम इतना ही फोर्स लगा रहे हैं कि इससे ज्यादा फोर्स लगाएं तो ये कंटिन्यू ये मूव कर जाए। तो अभी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन ही पढ़ रहे हैं, कल वाली वीडियो जो छोड़ी थी ना वहीं से क्लियर कर रहे हैं हम। तो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन। ये प्रैक्टिकल मींस डायग्राम अगर समझना चाहते हो, ये उसकी वैल्यू है। यहां से क्या रिलेशनशिप बना? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। एंगल दे दिया जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना होगा। क्लियर है? आगे समझ में भाई? नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे बेटे हम, वो हमारा टॉपिक रहेगा एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। ये टॉपिक भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटे वो रहेगा एंगल ऑफ रिपोर्ट्स।
एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली समझो। प्रैक्टिकली क्या है बेटे, प्रैक्टिकली ये है कि हमारे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो बेटे जैसे जैसे मैं इस सरफेस का एंगल इंक्लाइंड बढ़ाता जा रहा हूँ, इंक्लाइन बढ़ाता जा रहा हूँ, ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 60, जिस एंगल के ऊपर ये स्लाइड करने लग जाए, फिर से देखो 10 20 30 40 50 60, अब ये 60 पर जाकर स्लाइड करने लग गया, मीन्स हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये अपने आप क्या करने लग गया, स्लाइड करने लग गया, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है जिसके ऊपर ये स्लाइड करने लग गया, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज की बेटे जब डेफिनेशन लिखोगे, तो एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन क्या लिखोगे, यहां से सबसे पहले, एक मिनट भाई, एंगल ऑफ रिपोज, इट इज द मिनिमम एंगल, इट इज द, ये मिनिमम एंगल होगा, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइंड प्लेन का मिनिमम एंगल होगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू कर देगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा, एट विच ऑब्जेक्ट्स just begins to slide down, inclined plane with horizontal at which, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन, ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा बेटे, नीचे आने लग जाएगा, ये होता है ये, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट माना, लेट दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज, इस एंगल का क्या नाम रखा है हमने, एंगल ऑफ रिपोज रखा है, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा mg, ये थीटा एंगल बहुत बार बता चुके बेटे, ये हो जाएगा mg कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन के इक्वल, क्योंकि जस्ट स्लाइड मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम, अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा कर देंगे तो ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो mg साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, यहाँ पर फ्रिक्शन के इक्वल, mg साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन के ऊपर। एक सेकंड स्टूडेंट्स, तो बेटे mg साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, f के इक्वल, और mg ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन बनाओगे, रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा इज इक्वल टू r, mg से mg कैंसिल, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड, हमने क्या किया है, चलो इसको अगर अभी नहीं कर रहे तो यहाँ पर mg साइन थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, डिवाइडिंग, इक्वेशंस को डिवाइड किया, mg साइन थीटा इज इक्वल टू f, mg cos थीटा इज इक्वल टू r, m से m कैंसल, साइन बाई cos टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू f बाई r, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया भाई, म्यू के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, हम थीटा को चेंज करते हैं बेटे, यहाँ पर अल्फा ले लेते हैं, अल्फा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने थीटा क्या लिया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिया था, एंगल ऑफ रिपोज को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये mg साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन के इक्वल, और mg कोस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, रिएक्शन के इक्वल। तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा इज टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू। तो बेटे टेंजेंट अल्फा म्यू किसके इक्वल आया था, म्यू अभी हमने लिखा था, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मीन्स
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये किसके इक्वल बताया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और किसके इक्वल आया, एंगल ऑफ रिपोज के, एंगल ऑफ रिपोज के भी इक्वल आया है। तो बेटे फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज के, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बेटे, नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्या क्या कंक्लूजन हमारे निकले हैं ये आ गया बेटे समझ में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल रहेगा। अब हम इसी का एक फार्मूला और बनाते हैं बेटे, मास के विद रिस्पेक्ट हम इसको चेंज करते हैं। ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये कैपिटल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो फोर्स लगाएगा mg, और ये इधर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर एक पुली लगा रखी है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग से बांध रखी है। ये यहाँ पर स्मॉल m मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को आप ध्यान से समझना। ये हमारा एफर्ट है और ये लोड है, ठीक है, ये लोड है, हमें इस लोड को मूव करवाना है। एफर्ट, यहाँ पर हम एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट मीन्स यहाँ पर हम कंटिन्यूअसली मास पुट करते जा रहे हैं। सपोज यहाँ पर m मास है बेटे, m मास करते ही ये स्लाइड मीन्स ये मैक्सिमम लिमिट आ गई। अगर इससे ज़्यादा हम मास कर देंगे तो ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कौन सा बढ़ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये इधर ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट करेंगे तो ये इधर आना स्टार्ट कर देगा, ये क्या बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन बना है बेटे, तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, आपको भी पता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर के इक्वल होता है। फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू आर। म्यू किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन बाई आर के इक्वल। म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन बाई आर। फ्रिक्शन किसके इक्वल है बेटे, जितना हम इधर mg लगा रहे हैं ये नीचे नहीं जा रहा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो mg किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। और ये क्या हो जाएगा, mg, g से j कैंसल, m बाई स्मॉल m बाई कैपिटल M, ये क्या हो जाएगा, एफर्ट। दिस इज एफर्ट बाई लोड, ये क्या बन जाएगा हमारा, एफर्ट बाई लोड। क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, देखो कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको दे दिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, कैपिटल M की वैल्यू दे दी आपको 100 kg, कैपिटल M की वैल्यू कितनी दी है 100 kg। तो हाउ मच एफर्ट यू नीड, स्मॉल m की वैल्यू आपको निकालनी है, स्मॉल m की वैल्यू आपको निकालनी है बेटे। जब स्मॉल m की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है तो आप क्या करोगे, म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाए 0.2। अच्छा भाई, एफर्ट हमें निकालनी है, मास कितना है 100, तो मास कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो कितना मास यहाँ पर हम हैंग करेंगे, कितना लटकाएंगे 20, कितना मास हम लगाएंगे यहाँ पर 20 kg का मास यहाँ पर लगाएंगे। और बेटे टोटल फोर्स पूछ ले तो m इंटू जी कितना 200 न्यूटन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ इसको कितने फोर्स से खींचे, 200 न्यूटन से खींचे।
क्लियर है? अब बेटे कई बार क्या होता है, देखो तो इसी कंसेप्ट को और समझो थोड़ा। हमारे पास प्लेन सरफेस था, ये सरफेस कैसा है? प्लेन सरफेस था। ये 100 है, यहाँ पर प्लेन सरफेस की जगह हमने यहाँ पर रफ सरफेस कर दिया और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कर दिया 5। रफनेस बढ़ा दी, रफनेस बढ़ाना मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाया तो बेटे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा तो ये कितना होगा? m इज इक्वल टू 5 इंटू 100। हम यहाँ पर कितना मास लगाएंगे? 500 लगाएंगे। मीन्स जब अर्थ जो वेट है वो कितना होगा? ये तो मास निकाला है, वेट कितना होगा? mg 5000 न्यूटन। कितना वेट लगाएंगे हम? 5000। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन और समझो, एक कंसेप्ट और समझो बेटे। हमने यहाँ पर दोनों सरफेसेस के बीच में फेविकोल लगा दिया। क्या लगा दिया? फेविकोल लगा दिया बेटे। जैसे ही हम यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे क्या होगा? फेविकोल लगाएंगे बेटे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया सपोज 250। अब 250 यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फेविकोल लगाना मीन्स वहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसको उतारने के लिए आपको भी पता है बहुत ज़्यादा वेट चाहिए होगा, तो यहाँ पर बेटे हम वेट, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 250। तो 250 250 कितना मास? 25,000 kg। कितना मास हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा? कितनी एफर्ट यहाँ पर, कितना वेट मास पुट करना पड़ेगा? वेट नहीं, कितना मास पुट करना पड़ेगा? 2500 25,000 कितना करना पड़ेगा भाई? 25,000 का। क्लियर हुआ बेटे? आ गया समझ में? तो एक फार्मूला हमें ये भी बना दिया है, फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? एफर्ट बाय लोड के इक्वल होगा। इसको नोट करो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एक ऐसा ही न्यूमेरिकल करते हैं बेटे, ठीक है? ऐसा ही न्यूमेरिकल है हमारे पास, लोड और एफर्ट से रिलेटेड है। हमारे पास ये ब्लॉक रखा हुआ है टेबल के ऊपर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 है। दिस इज 50 kg। और यहाँ पर बेटे हमारा जो है ये पुली है, यहाँ पर ये 15 kg है, ठीक है? 50 kg 15 kg। वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? क्या इसमें एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? ठीक है बेटे, तो आपको पता है फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर के इक्वल होगा। फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? म्यू आर के इक्वल होगा। म्यू आर के इक्वल होगा बेटे, आर इज नॉर्मल रिएक्शन। नीचे कितना है? 50g। तो ये 50g की वैल्यू कितनी? 10। तो 0.2 इंटू ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 50 इंटू 10, डेसिमल हटाने के लिए 10, 100। फ्रिक्शन कितना लगा बेटे? 100। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कितना है? mg। ये नीचे mg है, ये कितना? 150। अगर ये 150 तो ये भी कितना? 150 से इधर आ रही है, ठीक है? इसके ऊपर भी कितना फोर्स लग रहा है? मास लेस है ये, 150 न्यूटन। अब बेटे यहाँ पर प्रैक्टिकली सोचो, इधर 100 न्यूटन है, इधर 150 न्यूटन है, इधर 150 न्यूटन है, इधर 100 न्यूटन है, ठीक है? ये 150 न्यूटन, ये 100 न्यूटन, हम इधर जा रहे हैं। आपने दो फोर्स लगाए हुए हैं, एक इधर 150, एक इधर 100। तो बेटे ये एक्चुअल में तो जिधर फोर्स ज़्यादा है उधर मूव करेगा, तो ये मूव करेगा और इसके अंदर क्या आएगी? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितनी होती है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना? 150 इधर, 100 कैंसिल हो गया, 50। मास कितना? बाय 50।
तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी एक्सेलरेशन आएगी स्टूडेंट्स, 1 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन इसमें, ओ सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ध्यान रखना बेटे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आ गया समझ में बेटे। नेक्स्ट हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा, और वो टॉपिक हमारा है नॉर्मल रिएक्शन। अब तक नॉर्मल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं सरफेस से ऊपर ही हो जाता है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आज का हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, नीचे mg, ऊपर ये रिएक्शन r है, तो बेटे यहाँ पर r किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। केवल इसी केस में हमने डिस्कस किया था ना कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के इक्वल नहीं होगा, कल उसी बात को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। r किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल, जब सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स, और इधर क्या हो जाएगा बेटे, फ्रिक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने इसी ऑब्जेक्ट को बेटे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दिया। किसके ऊपर रखा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा। जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखेंगे तो ये mg इधर हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, क्योंकि ये भी थीटा बनेगा। इसको कौन बैलेंस करेगा भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। ये इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। mg sin थीटा मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यहाँ पर किसके कारण नीचे आ रहा है, किस फोर्स के कारण नीचे आएगा, mg sin थीटा। बेटे ये बहुत जगह पर यूज होगा ये कंसेप्ट भी। ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए इंक्लाइंड प्लेन पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, mg sin थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर, आर किसके इक्वल है, mg cos थीटा के। अब देखो यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन था वो mg के इक्वल है, बट यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg cos थीटा की। ये हमेशा नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल मीन्स सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं म्यू आर, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा। फ्रिक्शन किसके इक्वल आ जाएगा भाई, म्यू mg cos थीटा के इक्वल आएगा। क्लियर है। और फ्रिक्शन किसके इक्वल है, फ्रिक्शन किसके इक्वल है, mg sin थीटा के इक्वल। किसके इक्वल है, mg sin थीटा के इक्वल। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों के इक्वल पुट कर सकते हैं। म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, mg से mg कैंसल, म्यू इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। वही तो आ गया हमारा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, म्यू के इक्वल होगा, और टेंजेंट थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। नेक्स्ट बेटे, दो टाइप का हमने पढ़ा, थर्ड टाइप हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट नोट कर लिया होगा, ठीक है बेटे। वीडियो कट हो गई थी स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, बार बार बोलने की जरूरत ना हो। अब हमारा नॉर्मल रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक दीवार है और इस दीवार के ऊपर ये ब्लॉक M है। हमें इसको यहाँ से नीचे नहीं जाने देना। नीचे इसके ऊपर कौन लग रहा है, mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। तो स्टूडेंट्स इधर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सोचो थोड़ा, हमारा नॉर्मल रिएक्शन किधर रहेगा, हमारा नॉर्मल रिएक्शन किधर रहेगा। हमारा नॉर्मल रिएक्शन बेटे ये तो इधर तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल। फ्रिक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg। और
जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, R इज इक्वल टू F, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर तो यही है, तभी तो ये नीचे नहीं जाएगा। क्लियर है, आ गए समझ में। डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, mg के इक्वल। अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा, अपवर्ड फोर्स फ्रिक्शन का, ये किसके इक्वल होगा, म्यू आर के इक्वल। अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा, म्यू आर के इक्वल। फोर्स स्टिकिंग, फोर्स स्टिकिंग भाई ये चिपका है, ये नीचे ना जाए। नीचे ना जाए तो कौन सा ज्यादा है, नीचे ना जाए तो कौन सा ज्यादा है, सोचो थोड़ा। ये ज्यादा है, म्यू आर ज्यादा है किससे, एम जी से। अब ऊपर वाला फोर्स होगा तभी तो ये नीचे नहीं जाएगा। क्लियर हुआ, म्यू आर मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी। क्लियर है। और दूसरा बेटे फोर्स स्लाइडिंग, जब ये स्लाइड करेगा ये नीचे आएगा तो ये ज्यादा हो गया किससे, एफ आर से। एम जी ज्यादा है किससे, फ्रिक्शन से। और फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल होता है। फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा भाई, म्यू आर के इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में बेटे। तीन तरह के नॉर्मल रिएक्शन देख, तो मैंने पहले बताया था कि हमेशा आर एम जी के इक्वल नहीं होगा, एम जी कोस थीटा के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल भी हो सकता है। अप्लाइड फोर्स के इक्वल भी नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, और ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। क्लियर हो गया। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी बेटे काइनेटिक फ्रिक्शन, थर्ड पार्ट बनेगा। फ्रिक्शन हमें 3 पार्ट में समझना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती। तो बेटे इसको अच्छे से रिवाइज करो, अपनी नोटबुक में उतारो, और सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करो बेटे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।